नमस्कार, मैं हूं जायरा अली। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन और उससे जुड़े कानून की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 कानून का अहम हिस्सा है, जो प्रतिकूल कब्जे का ही विस्तार है। इस कानून में निजी संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है। इस दौरान आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती है। प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइटल हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वह इस तरह दावा करने का अधिकार खो देता है। इस कानून को लागू करने और समय अवधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रोहन तवानी जी। अगर आपका प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता रोहन तवानी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन आखिर होता क्या है? नमस्ते। तो प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन उस स्थिति को कहा जाता है जब 4 या 5 कंडीशंस फुलफिल होते हैं। सबसे पहले, जैसे मैं जमीन का मालिक हूँ बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड, सेल डीड वगैरह वगैरह, लेकिन कब्जा किसी और के पास है, वो मालिक नहीं है। दूसरा, उस इंसान का इरादा ये है कि वो मेरा हक मना कर रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा टाइटल डिनाई कर रहा है। तीसरा, मुझे इस बात की जानकारी है और आखिर में इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद मैंने 12 साल में कानूनी हिसाब से कोई ऐसा कदम नहीं लिया जिससे मैं उस संपत्ति पर अपना हक जमा सकूं। इस स्थिति में प्रतिकूल कब्जा बन जाता है और जिसके पास कब्जा है वो मालिक बन जाता है और असली मालिक का कब्जा और उसकी स्वामित्व खत्म हो जाती है। जी जी, इस कब्जे की कानूनी परिभाषा क्या होती है? कब्जा, देखिए, सिंपल टर्म्स में कब्जा वो है कि प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा कौन है। मैं मालिक हो सकता हूँ लेकिन कब्जा किसी और का हो सकता है। तो कब्जा उसका कहेंगे जिसके पास प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल है। दरवाजा, जैसे अगर घर हो तो दरवाजा खोल के अंदर आने की परमिशन दे सकता है। उसके कहे बिना कोई अंदर नहीं आता, बाहर नहीं जाता। उसके कहे बिना उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो सकता है। तो जैसे अगर किसी मालिक ने किराएदार को दे दिया तो किराएदार के पास कब्जा है। तो कब्जा फिर उसी का है जो प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल रखता है। जी जी, प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंट्रोल रखता है उसका कब्जा मान्य होता है। किस स्थिति में प्रतिकूल कब्जा भी मान्य रहता है? क्या कोई अवधि भी इस बारे में बताई गई है? प्रतिकूल कब्जा, देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, उन 4-5 कंडीशंस में प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो बिल्कुल जो स्वामित्व है उसके लिए हानिकारक है और आपको हमेशा इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि आपके साथ ऐसा ना हो। जी बिल्कुल। और अक्सर हम सर देखते हैं कि अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है प्रॉपर्टीज के ऊपर और लोगों को इस बात की शिकायत रहती है। तो ऐसे में हम अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से कैसे बचा सकते हैं? इसमें फैक्ट स्पेसिफिक है। तो जैसे अगर मैं एक शहर में रहता हूँ, मेरी संपत्ति दूसरे शहर में है, तो वो कैसी है? तो अगर वहां पे कोई है नहीं देखरेख करने के लिए तो फिर मुझे उसकी देखरेख खुद करनी पड़ेगी। अगर खाली जमीन है तो उसके ऊपर बाउंड्री वॉल बना के अपना बोर्ड लगाना चाहिए या किसी चौकीदार को रखना चाहिए। अगर कोई फ्लैट हो या कोई घर हो जो बंद पड़ा है, उस पर टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि ताला अभी तक लगा हुआ है कि नहीं, कोई उसमें घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं तोड़फोड़ तो नहीं है। और अगर आपको कभी भी लगे कि कोई उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको तुरंत कानूनी कदम उठाने चाहिए। जी। और अगर कोई अवैध कब्जा कर ले आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको सिविल कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वामित्व और कब्जे का निर्णय केवल सिविल कोर्ट की पावर है
आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं। कानूनी परिभाषा में पुलिस रिपोर्ट लिख सकती है कि किसी ने कब्जा लिया है, लेकिन उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कुछ आशंका होना चाहिए, तब वो पुलिस जाके एसडीएम के पास या जो भी लोकल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उनके पास रिपोर्ट दे सकती है, और मैजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के हिसाब से कब्जे का लिमिटेड ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली पावर सिविल कोर्ट की है डिसाइड करने के लिए कि मालिक कौन है और कब्जा किसके पास होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, सिविल कोर्ट के ऊपर ही सारी पावर होती है कि वो डिसाइड करता है कि कौन मालिक है। प्रतिकूल कब्जे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? देखिए, ये ऐसी चीज है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। उस हद तक आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट दिखाइए जो दिखा सकता है कि कब्जा आपके पास है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो, आप रह रहे हो और आपने वहां पे बिजली या टेलीफोन का कनेक्शन लिया है उस पते पे, तो आप वो दिखा सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी को लेके मेन डॉक्यूमेंट जो होता है, जो कागज होते हैं टाइटल के, वो तो कब्जेदार के पास होगा नहीं ऐसे केस में। उसको सिर्फ इतना दिखाना है कि कब्जा मेरे पास है, और उसको लेकिन अपना इरादा कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि मेरा इरादा ये है कि मैं असली मालिक से प्रॉपर्टी ले लूं, और उसको जानकारी होते हुए भी उसने कोई कदम नहीं उठाई। जी जी, अगर कोई प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो दावा करता है पहले तो उसको प्रूव करना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक बात है। क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के केस में सबसे पहले तो माना यही जाएगा कि जिसके पास कब्जा है स्वामित्व उसका नहीं है। तो पहले उसको दिखाना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में प्रतिकूल कब्जा हो गया है। उसके बाद जो मालिक है बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट करता है दिखाने के लिए कि जो किराएदार बैठा है या जो भी आदमी बैठा है कब्जे में, वो मेरी परमिशन के साथ आया था, इसीलिए प्रतिकूल कब्जा नहीं है। या उसको दिखाना पड़ेगा कि मुझे उसके इरादे के बारे में पता नहीं था, या उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ऐसा कोई कदम उठाया है विद इन टाइम जिससे इसके प्रतिकूल कब्जे का दावा हरा दिया जाए या रद्द किया जाए। तो वो फैक्ट स्पेसिफिक होता है, लेकिन मालिक को ये सब दिखाना पड़ेगा। जी जी, अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जे के होने का, उसके फैलाव का अगर डर है, तो ऐसे में पुलिस के पास अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा जा सकती है क्या? जी हाँ, जैसे मैंने बताया पुलिस के पास आप जा सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास एज सच कोई पावर नहीं है कि किसी कब्जेदार को निकाल दे। ये पावर केवल सिविल कोर्ट के पास है। इसमें दो चीजें हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आशंका है तब पुलिस रिपोर्ट लिख के मैजिस्ट्रेट को दे सकती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, कि सर आप इसमें जांच करिए और कोई ऑर्डर करिए फिलहाल के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न बने। दूसरा, अगर कोई आपके साथ गाली गलौज, जबरदस्ती, मारपीट ऐसे कुछ करे तो डेफिनेटली उस स्थिति में पुलिस एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर पुलिस ने भी किसी को जबरदस्ती बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से, तभी भी वो आदमी सिविल कोर्ट के पास जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस के पास केवल लिमिटेड पावर है, और आखिर में कब्जा डिसाइड करने का, मालिकाना हक डिसाइड करने का पावर केवल सिविल कोर्ट को होता है। जी जी बिल्कुल, सिविल कोर्ट के हैं सारे अधिकार, ऐसे में वही डिसाइड करते हैं कि किसका कब्जा है। इसीलिए हमें सिविल कोर्ट के पास ही जाना चाहिए अगर इससे जुड़ा हमारा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। और आज हम बात कर रहे हैं एडवर्स पोजेशन या अवैध कब्जे को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और हमें क्या करना चाहिए। और हमारे अधिवक्ता रोहन तवानी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहन जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि आपको किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर लंबे समय तक कब्जा नहीं रखने देना चाहिए। आपको अवैध रूप से कब्जे की हुई संपत्ति से बचने के लिए इसके केयर टेकर को बदलते रहना चाहिए। क्या ऐसा सही में करना चाहिए? इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्या राय देंगे? देखिए, इसके बारे में ऐसा है कि हर एक केस सेम नहीं होता है। सबसे पहले अगर आपने किसी किराएदार या किसी चौकीदार या किसी केयर टेकर को रखा है, तो आपको पहले ये हमेशा केयर लेनी चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा कागज है, एग्रीमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये आदमी जो प्रॉपर्टी में है वो आपकी मर्जी से है। प्रॉब्लम तब होती है कि जब लोग एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, या कोई किसी को भरोसे पे रहने देता हो, या किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि चलिए किराएदार है या चौकीदार है वो प्रॉपर्टी के साथ क्या कर रहा है। इन परिस्थितियों में परेशानी होती है लोगों को। आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने किसी किराएदार या किसी चौकीदार को रखा है तो वो जबरदस्ती आपकी संपत्ति पर उसको हड़पने की कोशिश करेगा। आपको एज अ मालिक आपको सिर्फ इतनी केयर लेनी चाहिए कि आपके पास हमेशा
ये प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए आप इसी पोजीशन में हैं कि मेरी मर्जी से ही कोई इस प्रॉपर्टी में बैठा है, क्योंकि जब तक वो है उस स्थिति में दूसरा आदमी जो कब्जे में है वो ये कभी नहीं कह सकता कि मैं अपनी मर्जी से घुसा हूं, और इनको पता है कि मैं अपनी मर्जी से घुसा हूं, इनके परमिशन के बगैर, और तभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस एक्सटेंट तक आदमी को केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन हर एक केस में नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि आपने 10 साल 15 साल किसी किराएदार या किसी चौकीदार को रखा है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है। जी जी, क्या 12 साल बाद जमीन कब्जाधारी की हो जाती है, और इस बारे में लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 क्या कहती है? ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लिमिटेशन एक्ट क्या है। जी। कई बार लीगल प्रैक्टिस में हम देखते हैं लोग अपने राइट्स को लेके इतने सतर्क नहीं रहते हैं, वो टाइम अलाउ कर देते हैं कि टाइम निकल जाए और बाद में पछताते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट ऐसा कानून है जो सांसद ने बनाया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि अलग अलग केस फाइल करने के लिए आपको कितना समय दिया जाता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि ये लिमिटेशन एक्ट बना क्यों है, बिफोर आई आंसर द एक्चुअल क्वेश्चन। क्योंकि कोर्ट ये भी चाहती हैं कि जो अपना कोई हक जमाना चाहे उसको सतर्क रहना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो अपने राइट्स को इग्नोर करे या सो जाए और जब मर्जी वो तब कोर्ट के पास आए, क्योंकि विपक्ष में जो आदमी है उसके भी कुछ राइट्स फिर बन जाते हैं। तो जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, अलग अलग सिचुएशंस में उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि आप कब केस फाइल कर सकते हैं। जहां तक कब्जे का सवाल है, आप 12 साल में केस फाइल कर सकते हैं, और जहां तक खासकर एडवर्स पोजेशन की बात आती है तब उसमें 2 प्रोविजंस रेलिवेंट हैं। सबसे पहले सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर संपत्ति के मामले में कोई टाइम दिया गया है केस फाइल करने के लिए और आप केस नहीं फाइल करते हैं, तब आप उस संपत्ति पर अपना हक खो बैठेंगे। ये बहुत ही स्पष्ट लिखा है जी। और प्रतिकूल कब्जे के लिए आर्टिकल 65 ऑफ द शेड्यूल टू लिमिटेशन एक्ट रेलिवेंट है। उसमें ये लिखा है कि अगर कोई स्वामी है किसी संपत्ति का और वो अपने स्वामित्व के बेसिस पे दावा डाल रहा है कि भाई देखिए आप डिक्लेयर करिए कि मालिक मैं हूं और जो कब्जे में बैठा है उसका अवैध कब्जा है या उसका टाइम खत्म हो गया है जी। और आप उसको बेदखल करने का ऑर्डर करिए, ये केस आप केवल 12 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने 12 साल में केस फाइल नहीं किया तो सेक्शन 27 का ऑपरेशन होता है और आप अपना हक खो बैठेंगे जी। तो लिमिटेशन एक्ट के ये प्रोविजन है। जी जी, तो लिमिटेशन एक्ट क्या है ये आपने बताया, और इससे प्रतिकूल कब्जा कैसे इससे जुड़ा हुआ है? देखिए अभी जैसे मैंने बताया, प्रतिकूल कब्जा तभी होता है जब आप अपना राइट आप कोर्ट के सामने प्रकट नहीं करते हैं। तो इसमें दिक्कत ये है लोगों के लिए कि जनरली अवेयरनेस नहीं होती लिमिटेशन के बारे में कि भाई हम कितने टाइम में केस फाइल कर सकते हैं। ना ही है सिर्फ कब्जे के लिए, कई ऑर्डिनरी केसेस में भी होता है। अगर मैंने किसी को पैसे दिए उससे मुझे वापस लेने हैं, वो दे नहीं रहा है, तब मेरे पास 3 साल का समय होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है एक्ट में लिखा गया है कि अगर आपने अपने हक को जमाने के कोर्ट के सामने कोई कदम नहीं उठाया तब आप अपना राइट खो बैठेंगे। कानून इसका मतलब ये कहना चाहता है कि देखिए अगर आपको खुद अपनी प्रॉपर्टी की परवाह नहीं है तब आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा के लिए कोर्ट आपके लिए खुली है जी। तो इस चीज को लेकर जानकारी होनी जरूरी है लोगों को। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ संतोष मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। संतोष, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी जी कहिए संतोष। जी जी नमस्कार जी। सर ये जानकारी लेना था कि 50 साल पहले पिताजी ने एक जमीन खरीदी थी। जी जी। नाबालिग थे हम। आज 50 साल बाद पिताजी भी नहीं है तो क्या उसमें और घर में परिवार का हक बनता है क्या उसमें लेने का? सर क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? रोहन जी उनकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। ये पूछना चाह रहे थे 50 साल पहले इनके पिताजी ने एक जमीन खरीदी थी तो अभी भी क्या उनका हक बनता है उसमें हिस्सा लेने का? संतोष जी यही सवाल पूछ रहे हैं आप?
कि अगर जी। आपके पास कागज हैं दिखाने के लिए कि 50 साल पहले भी हमने जमीन खरीदी थी, तो सबसे पहले उस बेसिस पे आप कोर्ट तो जा ही सकते हैं। जहां तक कब्जे का सवाल है, अगर कोई अवैध कब्जा करके बैठा है तब उसमें फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रतिकूल कब्जा बना के नहीं। लेकिन अगर प्रतिकूल कब्जे की परिस्थिति नहीं बन रही है तो बिल्कुल आप अपना हक क्लेम कर सकते हैं, क्यों नहीं। जी जी, संतोष जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। तो बिल्कुल लगातार जैसे कि हम बात कर रहे हैं एडवर्स पोजेशन और अवैध कब्जे को लेकर, ब्रोहन जी, जैसे कि हम देखते हैं जो अवैध कब्जे के जो केसेस सामने आते हैं, जो मकान मालिक और किराएदार के बीच में अक्सर इस तरह के किस्से होते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अहम कदम उठाने चाहिए जब आप एक मकान किराए पे दे रहे हैं या कोई दुकान किराए पे दे रहे हैं? किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि किराएदारों पर अक्सर यही आरोप लगते हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया है फलानी प्रॉपर्टी का? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई किराएदार है और उसने कोर्ट में ये मान लिया कि मैं किराएदार हूं या किराएदार था, तब उसी टाइम उसके प्रतिकूल कब्जे का केस फेल हो जाएगा। क्योंकि प्रतिकूल कब्जा तभी होता है जब आप मालिक के परमिशन या मर्जी के बगैर आप प्रॉपर्टी में घुस गए। ऐसी कई जजमेंट्स हैं कोर्ट की जो कहते हैं कि क्योंकि आपके पास लंबे टाइम तक कब्जा है, कई सालों तक कब्जा है, ऑटोमेटिकली प्रतिकूल कब्जे की स्थिति नहीं बनती है। सबसे पहले ये तो तात्पर्य ये है कि अगर कोई आदमी मालिक की मर्जी के साथ ही प्रॉपर्टी में आया, उसके बावजूद भी बैठा हुआ है, प्रतिकूल कब्जा तभी नहीं बनता है। पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा था, लोगों को आशंका ये होती है कि कोई किराएदार खाली ना करे, कब्जा करके बैठ जाए तो इसमें क्या होगा। देखिए, उस स्थिति में आपको सिविल कोर्ट से पोजेशन का ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन प्रतिकूल कब्जे के कंडीशंस इतने आसान नहीं हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, हालांकि ये कानून बना हुआ है और अंग्रेजों के जमाने से कानून चला आ रहा है इस देश में। रिसेंटली 1-2 जजमेंट्स ऐसी भी आई हैं जब सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा है कि देखिए ये कानून अब ठीक से ये गलत है और आज की परिस्थितियों में ये होना नहीं चाहिए। तो जहां तक कोर्ट्स का सवाल है, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी को प्रतिकूल कब्जे का ऑर्डर दें। अल्टीमेटली पार्लियामेंट के ऊपर है कि ये लॉ अमेंड करें या ना करें। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को प्रतिकूल कब्जे से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।